तो औषधि कल्प वन के अंदर आज बात करेंगे पर्पटी रसायन के बारे में। तो इससे पहले हमारे खरलीय रसायन कंप्लीट हो गए थे। आज हम पर्पटी रसायन पढ़ेंगे। तो पर्पटी का मतलब क्या होता है? पर्पटी का मतलब होता है किसी भी औषध को पापड़ की शेप में बनाना। एक तरीके से गोल होती है और बहुत ज़्यादा पतली ये बनती है और बाद में इसका चूर्ण करके हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है 2 पर्पटी हैं, पंचामृत पर्पटी और बोल पर्पटी। जो पर्पटी कल्पना होती हैं आयुर्वेद के अंदर वो एल्कलाइन मीडिया में डिसोशिएट होती हैं। तो एल्कलाइन मीडिया हमारे बॉडी के अंदर कहाँ होता है? हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जाकर ही ये अपना काम करती है, वहीं पर इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी वजह से जो भी पर्पटी कल्पनाएं हमारी होती है, पर्पटी रसायन होता है, वो एक टारगेट स्पेसिफिक मेडिसिन है, यानी कि गृहिणी रोग में उसको दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो पर्पटी हैं वो गृहिणी रोग के अंदर यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी पंचामृत पर्पटी। किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, इसके घटक द्रव्य देखते हैं। सबसे पहले इसके घटक द्रव्य को हम याद करते हैं एक निमोनिक से, जिसका नाम है पगलेट। इसमें पी से जो है पारद होता है हमारा, जी से हो जाएगा गंधक और एल से हो जाएगी हमारी लौह भस्म। लौह भस्म के अंदर जो श्रेष्ठ होती है वो क्या होती है? कांत लौह भस्म। और ए से हो जाएगी हमारी अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म में भी जो कृष्ण वज्र अभ्रक होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, तो वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। और टी से हो जाएगी हमारी यहाँ पर ताम्र भस्म। इन 5 चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इनका रेशो क्या रहता है? तो यहाँ पर इनका रेशो जो है 8, 4, 2, 1 और आधा, यानी कि आधे आधे भाग से इनको हम घटाते जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ पारद और गंधक के केस में उल्टा है। गंधक जो है वो 8 भाग लेना है, पारद जो है वो 4 भाग रहेगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। लौह भस्म कितनी रहेगी? 2 भाग, अभ्रक रहेगा 1 भाग और ताम्र रहेगा आधा भाग। ये जो पगलेट है हमारा, ये आरोग्य वर्धनी वटी के अंदर भी था, जो हमारा एक खरलीय रसायन था। पंचामृत पर्पटी का रोगाधिकार क्या है? इसको हम यूज़ करते हैं गृहिणी के अंदर। जो गृहिणी रोग होता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं मॉडर्न में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से, IBS जो होता है उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम उपकरण और साधन। उससे पहले हम एक बार निर्माण विधि की बात कर लेते हैं। तो पर्पटी जो कल्पनाएं हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। सबसे पहले पारद और जो गंधक है इसकी हम कज्जली बनाते हैं। कज्जली बनाने के बाद, कज्जली जो है वो निर्द्रव मर्दन करने से बनती है, कोई भी लिक्विड मीडिया इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है। उसके बाद जो हमारे लौह अभ्रक और ताम्र भस्म बच गई, उसको जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसके अंदर मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया, सब चीज़ों का पाउडर बन गया। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई या फिर लोहे की दरवी ले सकते हैं, एक टाइप से चम्मच होती है वो बड़ी वाली, उसके अंदर जो है थोड़ा सा घृत लगा लेंगे ताकि जो हमारी कल्पना है वो जले नहीं। उस घृत लिप्त कढ़ाई में इस मिश्रण को हम डाल देंगे और अग्नि पर उसको मेल्ट कर लेंगे, द्रवित कर लेंगे। वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद तुरंत ही उसको जो है केले के पत्ते पर डालते हैं। नीचे जो है गोमय स्थित है, गोमय का मतलब होता है गोबर। सबसे पहले एक लेयर गोबर की बनाते हैं, उसके ऊपर जो है केले का पत्ता रखते हैं एक बड़ा सा। जैसे ही वो हमारी कल्पना मेल्ट हुई, उसको इसके ऊपर डाल देते हैं, पत्ते के ऊपर, और दूसरे केले के पत्ते से फिर इसको ढक देंगे। ढकने के बाद एक जो चौड़े पैंते का बर्तन होता है, चौड़ी तली रहती है जिसकी, उससे इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद वो जो है एकदम फ्लैट हो जाती है और हमारी पर्पटी कल्पना जो है वो बन जाती है। गोमय जो होता है वो ठंडा होता है, तो जो हमारी कज्जली मेल्टेड थी, जो हीटेड थी, वो एकदम से ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर वो तुरंत पर्पटी बन जाती है। तो इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि तुरंत ही उसको जो है केले के पत्ते पर डाल देना है। अगर वो पहले ही ठंडी हो गई तो उसकी फिर पर्पटी नहीं बनेगी। तो ये इसकी निर्माण विधि होती है। उपकरण साधन इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? खल्व यंत्र है, चम्मच है, अग्नि का प्रबंध चाहिए होता है, चूल्हा या ईंधन जिस पर हम इसको हीट करते हैं, लोहे की दरवी जिसके अंदर हम सभी चीज़ें डालेंगे, गोमय चाहिए होगा, केले के पत्ते चाहिए होंगे और प्लेट चाहिए होती है। तो ये इसकी निर्माण विधि रहती है। इसके अंदर जो अग्नि देते हैं वो कौन सी अग्नि यूज़ होती है? वदर वहीना वहनीना अति मृदुना पाकम।
जो बदर यानी कि बेर होता है उसकी अग्नि पर इसको पाक किया जाता है, क्योंकि वो मृदु अग्नि होती है। अगर हमने हाई हीट दे दी तो जो हमारी कल्पना है वो जल जाती है। तो इसी वजह से बदर की अग्नि में इसको पाक करने के लिए बताया है। और जो गंधक है वो मेनली इन्फ्लेमेबल भी होता है, तो उसकी वजह से भी इसको हम मंद अग्नि पर ही पाक करते हैं। नेक्स्ट क्या बताया है, इसके जो श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वही यहाँ पर लिखी गई हैं। शोद्र घृतान्विता प्रतिदिनम, कि इसको डेली यूज़ करना है शोद्र और घृत के साथ। तो इसका अनुपान क्या हो गया, शोद्र यानी कि शहद और घृत यानी कि घी। और इसकी मात्रा कितनी बताई है, गुंजा द्वयम वृद्धतः, 2 गुंजा की मात्रा इसकी सामान्य रहती है। और कल्प मात्रा का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसके जो कल्प मात्रा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 रत्ती से लेकर 2 रत्ती हम डेली बढ़ाते जाएंगे, उसको 8 रत्ती तक लेके जाएंगे और फिर 8 से धीरे धीरे कम करके वापस 2 पर आ जाएंगे। तो एक हफ्ते में एक चक्र इसका कंप्लीट हो जाता है कि पहले दिन हमने 2 रत्ती दी, दूसरे दिन हमने अगेन 4 रत्ती दी, देन तीसरे दिन हमने कितनी दी, 6 दी, चौथे दिन हमने दी 8 रत्ती, 5वें दिन हम अगेन 6 पर आ गए, छठे दिन हम 4 पर आ गए और 7वें दिन अगेन 2 पर आ गए। तो एक चक्र जो है हमारा वो 7 दिन में, एक हफ्ते में कंप्लीट होता है। देन अगले हफ्ते फिर हम इसको बढ़ा देंगे, 8वें दिन हम इसको 4 रत्ती कर देंगे, फिर 6, 8, इस तरीके से इसको 3 हफ्ते हम चलाते हैं, यानी कि 3 चक्र इसके कंप्लीट करते हैं। तो इसके श्लोक में क्या दिया है, गुंजा द्वयम वृद्धित, 2 गुंजा या 2 रत्ती से इसको बढ़ाते हुए गुंजा अष्टान, 8 गुंजा तक लेकर जाएंगे। त्रिगुणितम, त्रिक का मतलब क्या हो गया, 3 चक्र हमने कंप्लीट करते हैं। त्रिगुणितम सप्ताहम एव, 3 सप्ताह के अंदर। तो इस तरीके से ये पंचामृत परपटी की मात्रा है। पंचामृत परपटी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 5 चीज़ें हैं जो कि अमृत के समान गुणों से युक्त हैं। उपयोग इसका क्या बताया है, ग्रहणी रोग अधिकार है इसका, विविध प्रकार के 7 ग्रहणी रोग में इसको यूज़ करते हैं। और जो दूसरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। अरुचि, छर्दी हो गई, पुराना अतिसार हो गया, क्योंकि ये ग्राही होती है। इसके अलावा वली पलित नेत्र रोग, ये दोनों भी जो है श्लोक में बोले गए हैं। ज्वर, रक्त पित्त, क्षय रोग इसमें यूज़ किया जाता है। जितने भी परपटी हैं उनके लिए पथ्य क्या होता है, जो परपटी कल्पना है उसका सेवन तक्र यानी कि लस्सी के साथ किया जाता है। निषेध क्या होता है, अन्न, जल और लवण इस टाइम पर निषेध जनरली माना जाता है। ये हम निर्माण विधि के अंदर एक बात रह गई थी कि जब ये हमारी परपटी बन जाती है तो परपटी बनने के बाद जो उसका घृत लिप्त कढ़ाई में हमने डाला था, तो घृत को हटाने के लिए हम उसको उष्ण जल से धोते हैं। गर्म पानी से धोएंगे उसको, फिर सुखा लेंगे, सुखाने के बाद उसका चूर्ण बनाकर उसको स्टोर कर लेते हैं। इस तरीके से परपटी हमारी बनती है। और परपटी की परीक्षा कैसे की जाती है, परपटी की 2 टाइप से परीक्षा होती है, एक होती है पाककालीन परीक्षा और एक होती है पाक पश्चात परीक्षा। पाककालीन जिस टाइम पर परपटी बन रही है उस टाइम पर करते हैं हम। तो परपटी जो है वो 3 टाइप की बनती है पाक के अनुसार, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। जो मृदु पाक यानी कि जो हमारी परपटी कल्पना है वो अभी सॉफ्ट है, तो उसकी परीक्षा कैसे होती है, पाककालीन, जब वो मैन्युफैक्चर हो रही है उस टाइम पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो बन गई है। तो जो मृदु पाक वाली हमारी परपटी होती है वो मयूर चंद्रिका के समान आभा वाली होती है। और जो मध्यम पाक वाली होती है वो तैल आभ होती है, तेल के समान उसके अंदर आभा रहती है। और जो खर पाक होती है वो रक्त वर्ण की होती है, रेड कलर की होगी और विषवत त्याज्य होती है, उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। इसके अलावा परपटी में पाक पश्चात परीक्षाएं भी आती हैं। पाक पश्चात का मतलब है हमारे पास कोई भी परपटी कल्पना आई है और वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम उसे कैसे देखते हैं कि वो मृदु पाक है, मध्यम पाक है या खर पाक है। तो जो मृदु पाक वाली होगी वो सम्यक रूप से टूटती नहीं है बल्कि वो मुड़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ें जो हैं वो टूटेंगी नहीं, वो मुड़ जाएंगी। और जो मध्यम पाक वाली होगी वो आराम से टूट जाती है, मध्य भंगे रौप्यवत। और जब वो टूटेगी तो उसके जो किनारे होते हैं वो चांदी के जैसे चमकदार होते हैं। रौप्य का मतलब होता है चांदी, चांदी के जैसे चमकदार होती हैं। और जो खर पाक होती है वो
कठिन होगी, बहुत ज़्यादा रूक्ष होगी और रेड कलर की होगी और उसको विषवत त्याज्य कहा गया है। उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो विष के समान होती है। तो ये कंसेप्ट हमने चतुर्वेद रसायन में कंप्लीट किए थे, ये यहाँ पर डिस्कस किए हैं एक बार। पथ्य की हमने बात कर ली थी। पंचामृत पर्पटी के अवस्था अनुसार उपयोग क्या है? तो जो पंचामृत पर्पटी होती है उसका यूज़ हम अम्ल पित्त में कर सकते हैं, जहर मोरा पिष्ठी और द्राक्षा अवलेह के साथ। अग्निमांद्य में यूज़ करते हैं एरंड करकटी सत्व के साथ। संग्रहणी में अगर शीत सह ज्वर है, ज्वर भी है और ठंड भी लग रही है उस टाइम पर और अग्निमांद्य भी है, तो वहाँ पर पंचामृत पर्पटी का यूज़ करते हैं अभ्रक सत्व, एरंड करकटी का सत्व और जाति फलादि चूर्ण के साथ। ग्रहणी रोग के अंदर पंचामृत पर्पटी यूज़ करते हैं हम काले नमक के साथ और मिश्रित मट्ठा या तक्र या लस्सी जिसको बोलते हैं उसमें। तो तक्र इसके अंदर जनरली अनुपान रहता है। काल सेवन सुबह एक बार इसको लेते हैं खाने से पहले। काल मर्यादा लगातार 8 से 42 दिन तक इसका सेवन करा सकते हैं, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये टॉक्सिसिटी कर सकती है। दुष्प्रभाव की बात करें तो विधिपूर्वक सेवन करेंगे तो प्राय इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है, और अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन कर लिया तो उदर रोग और अपचन आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जिनको ये ठीक करती है वो इसकी एक्सेस डोज से बढ़ जाते हैं। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, तो इसके अंदर हमारा पारद यानी कि मरकरी है, गंधक यानी कि सल्फर है, लोह भस्म यानी कि आयरन है और अभ्रक भस्म यानी कि मीका प्रेजेंट है और ताम्र भस्म यानी कि कॉपर इसके अंदर रहता है। फार्माकोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से ड्रग हमारी बॉडी में काम कर रही है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो ये हमारी ग्राही होती है पंचामृत पर्पटी, इसी वजह से हम इसे छर्दी में और अतिसार में यूज़ करते हैं, और अगर अतिसार पुराना है तो उसमें जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। सो पंचामृत पर्पटी इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डायरियल एपिसोड्स। इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों चीज़ों के फ्लो को रोकती है, एंड स्लोइंग डाउन द मूवमेंट ऑफ द बाउल टू डिक्रीज द नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट्स। तो फ्लो को डिक्रीज करेगी, बाउल मूवमेंट्स के नंबर को डिक्रीज करती है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स रहते हैं इसके, अग्निमांद्य, अजीर्ण, अरुचि में इसको दे सकते हैं क्योंकि ये दीपन और पाचन करती है। थर्ड इज़ एंटी एमेटिक इफेक्ट, यानी कि ये वोमिटिंग को कंट्रोल करती है, उसे रोकती है। वोमिटिंग को कंट्रोल करने में मेजर रोल रहता है कि ये अग्नि को दीप्त करती हैं और जो भी स्रोतस वगैरह अवरुद्ध हो गए हैं, आम का फॉर्मेशन हो गया है, उसे हटाती हैं। फोर्थ इज एंटीपायरेटिक, यानी कि ये फीवर को रिड्यूस करती है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगी, मेनली अभ्रक भस्म की वजह से। नेचुरल एपिटाइज़र होती है, यानी कि भूख को बढ़ाती है क्योंकि इसके अंदर क्या है, दीपन पाचन गुण है, अग्नि को दीप्त करेगी, आम का पाचन करेगी। इम्यूनोमोड्यूलेटरी, इम्यूनिटी को ये बूस्ट करती है क्योंकि इसके अंदर कज्जली प्रेजेंट है, और कज्जली के अंदर जो पारद और गंधक होते हैं ये दोनों ही रसायन प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। देन इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स आती है। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी ने उसकी तरफ कैसे रिएक्ट किया, वो होती है उसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स के होते हैं 4 स्टेप्स, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन इसका जो है GIT के थ्रू होता है। GIT के अंदर भी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और इसे हम ऑरली इनटेक करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर इसको एल्कलाइन मीडिया मिलता है, सिर्फ एल्कलाइन एंजाइम्स इसके ऊपर काम कर पाते हैं, तो ये सीधा जाके टारगेट स्पेसिफिक जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर काम करती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेनली ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है। मेटाबॉलिज्म का होगा लीवर के अंदर, और एक्सक्रीशन होता है मेनली फीसिस के थ्रू, स्मॉल अमाउंट में यूरिन के थ्रू भी। रिसर्च अपडेट्स की बात करते हैं तो अ क्लिनिकल स्टडी ऑफ पंचामृत पर्पटी इन ग्रहणी व्याधि एंड लाइफस्टाइल प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन। इसके अंदर क्या मिला है, पर्पटी विच इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, यानी कि हम इसको चूर्ण बना के यूज़ कर रहे हैं। डिसइंटीग्रेट्स इन द बॉडी एट द लेवल ऑफ ग्रहणी धराकला, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेशन होता है इसका और एब्जॉर्प्शन होता है, ये वहीं जाकर टूटती है, एंड इम्प्रूव द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पक्वाशय, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है।
इसी वजह से ये अतिसार में काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो है रसायन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड इट इज़ स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड इन द ग्रहणी डिजीज एंड ऑल्सो इफेक्टिव इन बूस्टिंग द एपेटाइट। अरुचि को दूर करती है, अग्नि को दीप्त करती है, तो भोजन के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। मैनी स्टडीज हैव शोन दैट सल्फर एंड मरकरी आर इन मोर फ्री स्टेट इन कज्जली देन इन परपटी। तो परपटी और कज्जली दोनों के ही अंदर पारद और गंधक प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो कज्जली है उसके अंदर पारद और गंधक ज़्यादा फ्री फॉर्म में मिलते हैं। जो फ्री फॉर्म है वो ज़्यादा टॉक्सिक होती है। परपटी के अंदर ये बाउंड फॉर्म में मिलेंगे, तो परपटी जो है वो लेस टॉक्सिक है। और रोल इसमें जो है टेम्परेचर और ट्रिचुरेशन यानी कि मर्दन का रहता है। कज्जली के अंदर हम सिर्फ मर्दन करते हैं, जबकि परपटी के अंदर हम अग्नि का भी यूज़ कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ओनली परपटी इज सेफ, इफेक्टिव एंड एडवांटेजियस फॉर द थेरेपेटिक पर्पस। तो ये इसकी रिसर्च अपडेट्स थी, और ये दोनों भी जो है ग्रहणी के बारे में ही बताया गया है। सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। इवेल्युएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक एक्शन ऑफ द पंचामृत परपटी इन एल्बिनो रेट्स। एल्बिनो रेट्स में इसका एक्शन टेस्ट किया गया, तो उसके अंदर क्या मिला है? ऑल द सैंपल्स ऑफ द टेस्ट ड्रग हैव शोन सिग्निफिकेंट स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी ओनली इन द हाई डोज। जब इसको हाई डोज में दिया गया तभी स्पर्मेटोजेनिक एक्टिविटी शो कर रही है। सेकंड जो हमारा परपटी रसायन है वो है हमारी बोल परपटी। बोल परपटी, इसकी निर्माण विधि भी जो है सेम रहेगी। इसका जो मेन घटक द्रव्य है वो क्या होता है? बोल होता है। बोल जो है वही के कंट्रोवर्शियल सब्सटेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कासीस का भेद है, कुछ लोग कहते हैं कि एलोवेरा के अंदर जो उसका येलो एक्सुडेट निकलता है, एलोवेरा को बीच में से काटेंगे तो उसमें से येलो कलर का लिक्विड सा निकलता है, कि वो कुछ टाइम के बाद ब्राउन हो जाता है। तो जब वो ब्राउन हो जाता है तो कई लोग उसको बोल बोलते हैं। तो इसके अंदर कंट्रोवर्सीज है कुछ, कोई इसको मुसव्वर एलुवा से कंपेयर किया गया इसको। तो बोल जो है इसका मुख्य घटक द्रव्य है, 2 भाग वो इसमें रहेगा। पारद और गंधक जो है इसमें एक एक भाग रहते हैं, क्योंकि एक हमारा रसायन है तो इसके अंदर पारद और गंधक तो रहेंगे ही रहेंगे। रोगाधिकार क्या है? नॉर्मली जो परपटी कल्पनाएँ होती हैं उनका रोगाधिकार जो है ग्रहणी होता है, लेकिन इसका रोगाधिकार क्या है? प्रदर है। प्रदर श्वेत प्रदर भी हो सकता है, रक्त प्रदर भी हो सकता है, कई टाइप्स का होता है ये। योग रत्नाकर के अंदर जो प्रदर का चैप्टर है उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। AFI के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो रेफरेंस दिया है इसके रोगाधिकार का वो प्रदर का ही है। और बोल परपटी जो है वो रक्त दोषों को दूर करती है। अस्तरिक आमय हरि यानी कि जो रक्त दोष होंगे उन्हें दूर करेगी। उसके अंदर चाहे रक्त प्रदर हो, रक्त पित्त हो, रक्त अर्श हो, उन सभी में इसका यूज़ कर सकते हैं। मात्रा इसकी कितनी रहती है? वल्ल युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। तो 2 वल की इसकी मात्रा बताई है योग रत्नाकर के अंदर। 2 वल जो है वो 6 रत्ती के बराबर हो जाता है। 1 वल 3 रत्ती के बराबर होता है, तो 2 वल जो है 6 रत्ती हो जाता है। 1 रत्ती जो है वो 125 mg के इक्वल होती है। लेकिन जो AFI की रेफरेंस है उसके अंदर इसकी जो डोज है वो बताई गई है 250 से 500 mg, यानी कि 2 से 4 रत्ती इसकी मात्रा बताई गई है। तो अगर MCQ के अंदर mg के अंदर पूछा जाए तो हम 250 से 500 mg को टिक करेंगे। अगर रत्ती के अंदर पूछा गया है तो योग रत्नाकर वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम 2 वल को टिक करते हैं। निर्माण विधि सेम रहेगी। पारद और गंधक की कज्जली बना लेंगे, 2 भाग बोल मिलाकर कज्जली के अंदर मंद अग्नि पर किंचित घृत के साथ इसको मेल्ट करके कदली पत्र पे रखेंगे। ऊपर से जो है दूसरा केले का पत्ता ढकेंगे और चौड़े पैंदे वाले बर्तन से इसको दबाकर परपटी बना लेंगे। बनाने के बाद जो है स्नेह अंश को हटाने के लिए उष्ण जल से इसको धो लेंगे और सुखा लेंगे। सूखने के बाद इसका चूर्ण बना लेंगे और पात्र में सुरक्षित कर लेंगे। अनुपान इसका क्या रहता है? प्रतिदेयम शर्करा मधुयुतम। इसका सेवन जो है सीता और मधु के साथ करना चाहिए। सीता जो है वो शीत वीर्य वाली होती है, इसी वजह से जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पर ये काम करती है। उसे जो है रोकने का, स्तंभन करने का काम शीत वीर्य करता है। रोगज्ञता की बात करें तो यह रक्त रोग को नष्ट करता है। रक्त पित्त और अर्श में की रक्त श्रुति या योनि से होने वाले रक्त स्राव को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं।
अवस्था अनुसार उपयोग की बात करें तो रक्त पित्त के अंदर और रक्षत के अंदर, आर्च के अंदर और स्त्रियों में जो रक्त प्रदर्जन्य एक्सेसिव में रक्त स्राव होते हैं, बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, तो वहाँ पर बॉल परपटी यूज़ करते हैं अकीक पिष्टि और तृणकांत मणि पिष्टि के साथ। पथ्य पथ्य उष्ण तीक्ष्ण अम्ल और विदाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि ये पित्त को बढ़ा देते हैं। तो परपटी जो है वो ऑलरेडी पित्त को बढ़ाने वाली होती है, तो उस टाइम पर इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। सेवन काल 2 फल की मात्रा दिन में 1 या 2 बार खाने के पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। काल मर्यादा 40 दिन की होती है, लगातार 40 दिन तक इसका सेवन करा सकते हैं। विधिपूर्वक सेवन करेंगे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक्सेसिव डोज में ये जो है उदर रोग और अपचन जैसी कंडीशंस ला देती हैं। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन इसका रहेगा सल्फर और मरकरी, जो हमारे पारद और गंधक होते हैं, और बोल के अंदर ये जो हैं दोनों पाए जाते हैं, कोमिफेरिन और अल्फा और बीटा एमायरोन्स। देन बात करते हैं हम इसके फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स मोड ऑफ एक्शन। तो ये जो है एक उत्तम रक्त स्तंभक है। हीमोस्टैटिक एक्शन इसका रहता है। हीम का मतलब हो गया ब्लड और स्टैटिक मतलब कि रोकने वाला उसे। तो बॉल परपटी जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो जैसे ही वो नैरो होती हैं तो ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो जाता है, ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली वो जो है रुक जाती है। इसके अंदर जो कज्जली है वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है और जो बॉल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एनहेंस करती है क्योंकि वो योगवाही है हमारी कज्जली। Due to its hemostatic action, it is indicated in the conditions of the bleeding piles, menorrhagia and other bleeding disorders. Menorrhagia का मतलब हो गया high menstrual bleeding, bleeding piles and menorrhagia में इसको यूज़ करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट तो इसका रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक परपटी कल्पना है, ग्रहणी के ऊपर ही इसका काम रहेगा ही। परपटी ड्यू टू इट्स उष्ण दीपन पाचन प्रॉपर्टीज डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और इसी वजह से इंडाइजेशन के अंदर अरुचि और अग्नि माध्यम में ये काम करती हैं और अग्नि को दीप्त करके ये नेचुरल एपिटाइजर का काम करती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इसको ओरली लेते हैं, एब्जॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू होगा। ब्लड स्ट्रीम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन साइट इसकी है लीवर, मेटाबॉलिज्म की। एक्सक्रीशन होता है फीसिस के थ्रू और यूरिन के थ्रू। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो इसका जो इफेक्ट है वो असरिक दर के अंदर यानी कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में रहता है। तो स्टडी के अंदर क्या पता चला है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बॉल परपटी शोड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द सिम्टम्स लाइक ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का अमाउंट जो है वो रिड्यूस करेगी। नंबर ऑफ क्लोट्स पास्ट पर डे, जो ब्लड के अंदर क्लोट्स बन जाती हैं उनको रिड्यूस करती हैं। हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करती हैं। एंड इट हैड नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन रेगुलराइजिंग द साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे रेगुलर नहीं करती है, सिर्फ जो ब्लड वगैरह है उसके अमाउंट को कम करती हैं और उसकी ड्यूरेशन को कम करती हैं, क्लोट्स को कम करती हैं, लेकिन साइकिल को रेगुलर नहीं बनाती है। इरेगुलर साइकिल है अगर है तो वो इरेगुलर ही रहेगी। तो इसी के साथ जो हमारी परपटी कल्पना के अंदर जो 2 परपटियाँ थी, पंचामृत परपटी और बॉल परपटी, वो दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं।